ठीक है, वॉइस आ रही है? यस सर। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम लोग आते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने होमोलिसिस वाली बातें सब हमने बता दिया था। यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से होमोलिसिस एक बार आप देख लीजिए, मैंने आपको होमोलिसिस की सारी बातें मैंने समझा दी थी कि होमोलिसिस क्या होता है और होमोलिसिस कितने तरीके से, मतलब बॉन्ड का टूटना ही एक प्रोसेस होता है, बॉन्ड कैसे टूटता है ये बातें हमने पहले से देख रखा था, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस अपना होमोलिसिस का होता है, क्या बनता है, क्या कंडीशन होता है, क्या क्या कंडीशन हमें देना होता है, तो वो होमोलिसिस होता है। तो मैंने बताया था फ्री रेडिकल बनता है, तो फ्री रेडिकल का टाइप मैंने आपको बता दिया था। टाइप हमने डिस्कस कर ली थी, कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप भी डिस्कस कर लिया था हमने। फिर आपको टाइप के बाद मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या क्या पॉइंट देखा जाता है। जैसे आपको मैंने इसके जो क्लासिफिकेशन थे, मतलब कि जो प्रॉपर्टी की बात थी, मैंने वो भी आपको मैंने यहाँ से बता दिया था फ्री रेडिकल का, कि ये जो होता है होमोलिसिस से बनता है, ये न्यूट्रल स्पीसीज होता है, कोई चार्ज बॉडीज नहीं होता है, ये आपका ये सेपरेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अलग से दिखता है, एक और इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद जो है, और मैंने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, क्योंकि गरीब है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने आपको बता दिया था। मैंने बोला भी था कि ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, तो अपने पास 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड में 6 और एक और इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, तो अपना 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपका क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, लेकिन लुईस एसिड नहीं कहलाता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बंदा है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है, बट वो लुईस एसिड इसलिए नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है, क्यों? क्योंकि लुईस एसिड वो होता है जो पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है, भी हम लोगों ने देख लिया था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इट कैन बी ट्रैप्ड बाय O2 माइनस, इसको मतलब ये पैरोक्साइड से फ्री रेडिकल से ही ट्रैप्ड कर सकते हो, इसका मतलब ये हुआ फ्री रेडिकल से ही ट्रैप्ड कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ फ्री रेडिकल की तरह बनाओगे तब होगा। मतलब कि अगर O2 पे 2 माइनस है अगर, तो बेटा O सिंगल बॉन्ड O इस तरीके से, और यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। और पहले बता दिया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि अपने पास 3 सिग्मा बॉन्ड होता है यहाँ पर, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और इसकी ज्योमेट्री अगर देखोगे तो sp2 की वजह से ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इसकी भी बात हम लोगों ने कर रखा था। ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री ये शो करता है, तो ये आपको मैंने सारी बात समझा दिया था। लेकिन बेटा अगर ये हाइड्रोजन इनके चारों कार्बन पे है तब sp2 होता है, मतलब आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, अगर कोई कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई हो तो वो होता है। लेकिन अगर यहाँ फ्लोरीन आ जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए, तो ये लोन जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड टेंडेंसी टू गेट डाइमराइज, मैंने बता भी दिया था डाइमराइजेशन कैसे करता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया था। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं कि भैया हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता कैसे, किस तरीके से बॉन्ड टूटता है और क्या क्या बनता है, क्या क्या कंडीशन होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए, जीओसी का ये भी एक पार्ट है, तो वो मैं आपको लेके चलता हूं, आगे समझाता हूं। बेटा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जो होता है ना, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्या बोलोगे? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बेटा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब आपको देखना है। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आप डेफिनेशन से लेके चलते हो तो मतलब क्या हुआ कि कोई अगर यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है और इससे कोई ग्रुप लगा हुआ है, और वो ग्रुप जो है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए
तो उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है तो बेटा जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। यानी जो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस जी का है, ग्रुप का है, और वो जो जी है बेटा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस कार्बन से, तो वो अब उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है ना। तो जब विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस जी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेटा एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अपने पास इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज कहलाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उस बंदे को क्या करते हैं हम, कार्बोकैटायन कहते हैं ना। तो यहाँ कोई कंडीशन देना पड़ेगा जिस कंडीशन से वो आपका हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा। यानी आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बेटा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। 2 क्या हो जाएगा, बॉन्डेड एटम हो जाएगा, उसको हम क्या करते हैं, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की बात। अनइक्वल माने जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो इसका भी था, लेकिन दोनों ने एक लेके चला गया, जो लेके जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज, जो देगा उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो एंड टू डेवलप कहोगे कि एंड टू डेवलप वन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम and one negative charge on G atom। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारी कहानी अपने पास होता है, ये सारी बातें अपने पास होता है, क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसे कहते हैं हम डिसोसिएशन होना, बॉन्ड का टूटना। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, अगर मान लिया जाए कि यही कार्बन है और यही जो ग्रुप लगा है बेटा, इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन का ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन का ज्यादा है, यहाँ वही कंडीशन दिया जा रहा, मैं कंडीशन अभी अलग से बता दूंगा आपको। तो बेटा जब जो कंडीशन दिया जा रहा है वो क्या कंडीशन है जिसकी वजह से बॉन्ड टूट रहा है, तो यहां ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, ये कार्बन लेके चला जाएगा, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कम है, कार्बन का ज्यादा है। अच्छा, और यहाँ जी का कम है, तो पार्शियल नेगेटिव और क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन पे नेगेटिव और जी पे पॉजिटिव। अब ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक तरह से भी सिग्मा काम करता है। इसको क्या करते हैं बेटा, हम कार्बे एनायन कहते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कार्बे एनायन करते हैं। इस तरीके से कार्बे एनायन बनता है और कार्बोकैटायन बनता है। बोलो क्लियर है। अब सबसे पहली बात ये है अपनी कि वो कंडीशन क्या है जिसकी वजह से वो हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है, वो कौन सा कंडीशन है जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बेटा कंडीशन आपको जानना है कि वो कौन सा कंडीशन है जो हेटेरोलिसिस करता है। तो सबसे पहला कंडीशन जो होता है वो होता है आपका पहला होता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट आप कह सकते हो, क्या होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो प्लस चार्ज और माइनस, H2O मान लो हो गया, ये पोलर है। आपका CH3COOH है, ये पोलर है। या आपका बेटा एल्कोहल है, ये पोलर है। मतलब ये हुआ कि सबके ऊपर ये माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस है। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा अपने आप को ना, यही बॉन्ड क्या कहलाता है, पोलर बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होता है पोलर में होता है। तो ऐसे कंडीशन आपको देना होगा, तब जाकर के वो आपका कार्बन मतलब कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
तो पोलर बॉन्ड होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। उसके बाद आप जो है सनलाइट दोगे तो नहीं काम करेगा। तो सबसे मेन बात यही है कि जब सॉल्वेंट ये दोगे तो वो बॉन्ड टूटेगा। ये सारे पोलर प्रोटिक का मतलब ये होता है, पोलर प्रोटिक का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा सॉल्वेंट जो टूटने पर प्रोटॉन भी दे और पोलर भी हो, प्लस माइनस भी बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है ना। जो H प्लस भी दे और पोलर भी हो तो वो हेटेरोलिसिस बनता है। अब कार्बोकैटायन और कार्बेनायन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात है। अब बेटा कार्बेनायन की जब बात करोगे तो कार्बेनायन आपका जो होता है वो निगेटिव चार्ज वाला बंदा होता है। कार्बेनायन का मतलब ये हुआ कि जो बंदे के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, यानी कार्बन के ऊपर जब निगेटिव चार्ज आ जाए तो बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बेनायन बोलेंगे, है ना। अब कार्बेनायन के बारे में थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी कि कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आ गया, ऐसे आप देख लीजिए, ये आपका निगेटिव चार्ज है, तो बेटा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये भी 4 सिग्मा में आ जाएगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। और ये जो ज्योमेट्री होना चाहिए इसको कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है बेटा, इसके बारे में जरा देखो कि ये क्या कह रहा है। A carbon intermediate which contain the 3 bond, देखो तुम्हारे पास 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है, and negative charge on it is called कार्बेनायन। 3 बॉन्ड अपने पास दिख रहा है, 3 बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कार्बेनायन बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यानी 1 सिग्मा ये है, 1 सिग्मा ये है, 1 सिग्मा ये निगेटिव चार्ज वाला भी है। तो 3 बॉन्ड, आपका 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और एक निगेटिव चार्ज वाला दिख रहा है, यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके अंदर कहानी होता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब कार्बेनायन जो होता है बेटा, कार्बेनायन जो होता है वो आपका क्या होता है, वो भी टाइप पे देख लीजिए। तो टाइप ऑफ कार्बेनायन जरा समझ लीजिए, टाइप ऑफ कार्बेनायन। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बेनायन देख लीजिए कौन कौन सा टाइप है बेटा। तो यहां पर आ जाएगा 1 डिग्री कार्बेनायन, 1 डिग्री, पीछे की तरह जो है फ्री, ये होता है 2 डिग्री कार्बेनायन, 2 डिग्री कार्बेनायन। फिर क्या होता है 3 डिग्री कार्बेनायन, और एक आपको मैंने पहले ही बताया था कि बेंजाइलिक कार्बेनायन भी होता है बेटा, और उसमें भी आप आ जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और इसके बाद भी जो आता है वो आपका एलाइलिक कार्बेनायन भी आपका आ जाएगा। कैसे एलाइलिक आ जाएगा बेटा, आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड है, CH है और CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका होता है। ये देख लो बेंजाइलिक में बेटा, अगर इस कार्बन पे CH2 है और नेगेटिव चार्ज लगा है तो एक कार्बन बस डायरेक्टली कनेक्ट है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री क्या होगा बेटा, 2 डिग्री, अगर इस कार्बन पे 2 CH3 लगा है तो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री होगा। 1 2 3 4 है, और इस कार्बन पे अगर मान लो 3 है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ये इसका डिग्री होता है। ठीक है ना। अब इसी में आप अगर जानते हो तो 1 डिग्री का मतलब होता है कि जब एक ही कार्बन निगेटिव चार्ज से एक ही कार्बन बेटा अटैच हो तो 1 डिग्री। जब उस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्ट टच में हो, 2 कार्बन डायरेक्ट टच में हो, तो क्या होता है ये 2 डिग्री। जब उसी कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्ट टच में हो, 3 कार्बन डायरेक्ट टच में हो, तो क्या कहलाता है ये 3 डिग्री। ठीक है ना। तो ये टाइप ऑफ कार्बेनायन की कैटेगरी है, सारे आपका अलग अलग डिग्री है।
अब आपको कार्बन आयन के बारे में मैं आपको डिटेल यहाँ दिखाता हूं। आपको कह रहा है कि कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा कार्बन आयन का, वो तीनों कैटेगरी में आएगा। sp3 भी होता है, sp2 भी होता है और sp भी होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये आपको देखना है। जैसे मान लो कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन तुमको देखना है, मतलब इस कार्बन का, तो बेटा 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज हो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी इसका क्या कहलाएगा बेटा, sp3। जहां सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, sp3 कहलाएंगे। जैसे ये सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले, सारे सिंगल बॉन्ड वाले, मतलब ये हुआ बेटा कि ये सारे जो होते हैं ये sp3 की कैटेगरी में आते हैं। ये भी आपका क्या होता है, sp3 की कैटेगरी में आता है। ये भी आपका क्या होता है, sp3 की कैटेगरी में आता है। ये भी आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड वाले sp3 है। ये भी आपका कौन सा है, sp3 है। ये भी आपका कौन सा है, sp3 है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, क्या होगा, sp3 होगा। बोलिए। अब आते हैं हम sp2 वाले कहानी पे। तो बेटा जब डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ये हुआ कि बेटा ये आपका नेगेटिव चार्ज है ये, तो देख लीजिए जरा, देख लीजिए, 1 सिग्मा, इधर 2 सिग्मा और इधर 3 सिग्मा, और ये तो पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा का मतलब 3 आपका ऑर्बिटल चाहिए, एक sp2। यहाँ पर भी आ जाइए, एक कार्बन पर है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 2 3 और 4, भाई यहां से किसी हाइड्रोजन को निकाला गया है तो ये भी तो आपका सिग्मा में आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, sp2 कहलाएगा। तो जितने डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो sp2 वाले होते हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, यहां तुम कैसे बोलोगे कि sp2 है ये वाला कंपाउंड? बहुत अच्छा सवाल है ये हम कैसे बोलेंगे कि sp2 है ये हम कैसे बोलेंगे कि sp2 है बेटा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से है, सिंगल बॉन्ड से है ना, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे मैंने जो बताया था आपका, इस जगह पे देखो, पीछे इस जगह पे, तो एक्चुअली sp2 में नहीं आएगा ये आपका sp2 में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस की स्थिति में आ रहा है, सॉरी रेजोनेंस में। तो बेटा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है ना उसको काउंट नहीं किया जाता है। ये बात आपको छूट गया था। तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन का, एक इधर का, ये भी sp2, वही चीज, बहुत अच्छी बात है ये। इस वाले केस में भी है कि जब ये रेजोनेंस में आ जाएगा तो इसका बॉन्ड हम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी सिर्फ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, क्या बन जाएगा बेटा, sp2। बहुत अच्छी बात थी, इसलिए ध्यान से समझ लेना, ठीक। अब सुनना, sp का मतलब है कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, एक इसमें सिग्मा है, भाई अगर 3 है 1 सिग्मा होता है और ये नेगेटिव वाला भी सिग्मा है, तो 2 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। बोले क्लियर है? तो ये आपके क्लासिफिकेशन किसके हो गए, कार्बन एनायन के हो गए। कुछ इंटरमीडिएट की बात इसकी थी। अब आ जाइए हम स्टेबिलिटी कार्बन एनायन की कैसे देखेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारा कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी बताता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन में जब बात करेंगे हम, तो एक बात बताओ, कार्बन एनायन आर स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप either -I or -M or delocalization of charge. कार्बन आयन आर बेटा लुईस बेस होता है। तो इन दिस रिएक्शन दे सीक एज अ प्रोटॉन or some other positive center which they can donate their electron pair and thereby neutralize. इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना सारी बातें, मैं आपको अपनी डिटेल बताता हूं कि बेटा अगर स्टेबिलिटी तुम कार्बन आयन की बात करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की अगर बात करोगे तो कैसे देखोगे, ध्यान देना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कैसे देखोगे बेटा, ये ध्यान देना। जब स्टेबिलिटी कार्बन आयन का देखोगे तो आपको एक बात दिख रहा होगा
कि यार कार्बे एनायन पर तो नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक बात बताओ, हमारा मान लो कि ये 1 डिग्री कार्बे एनायन है और ये क्या है, 2 डिग्री कार्बे एनायन है, ये 2 डिग्री कार्बे एनायन है, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बे एनायन है, ये ठीक है। एक बात बताओ, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को घटाओगे, जितना खींचोगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आपका, स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बे एनायन होता है ना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बे एनायन होता है ना, वो होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा कार्बन पे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इतना ही नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मुझे उस नेगेटिव को कम करना है, मुझे उस नेगेटिव को घटाना है, तो घटाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जो होगा ना, वो नेगेटिव चार्ज को घटाएगा, मतलब माइनस आई, माइनस आर, माइनस एच, प्लस आई बेटा, प्लस आर एंड प्लस एच। ये आपका फंडा होता है। इसी फंडे से हम स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। कुल मिला करके मुझे नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, कम करना है। नेगेटिव चार्ज जैसे भी कम हो जाए वही हमारे मायने की बात होती है। बोलो क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? तो वो नेगेटिव चार्ज मुझे कम करना है, चाहे जैसे भी कम करना है। तो जैसे क्या, मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं उस नेगेटिव से खींचूं इलेक्ट्रॉन। भाई इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे मैं कोई ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, ऐसे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होने लगेगी तो ये कार्बन अच्छा फील करेगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तब ये कार्बन अच्छा फील करेगा, कहेगा मुझे अब अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर लोड कम लग रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अच्छे से बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने लिखा कि अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो अच्छा होगा, देने वाला नहीं, देने वाला दुश्मन होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि एक बात बताओ, इसमें आपको अरेंज करना है कि कौन स्टेबल ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहा है, तो आप जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हो, ये बी वाला है और ये क्या है बच्चा, सी वाला है। अब एक बात बताओ, एक चीज तुमको अच्छे से पता है, एक चीज अच्छे से क्या पता है कि ये कार्बन वाला मेंबर है, देता है, क्या करता है, देता है। यहाँ 2 प्लस आई है और यहाँ कितने प्लस आई बेटा, 3 प्लस आई है। एक बात बताओ, कौन स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब कौन ज्यादा बर्बाद कर रहा है कार्बन को, नेगेटिव ज्यादा वाला ना। तो मुझे जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना होगा तो सी वाले को पीछे कर दो और ए वाले को सबसे आखिरी आगे कर दो। बात समझ में आ गया? जितना ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज को खर्च करोगे, जितना घटाओगे, उतना उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये कहानी था। आगे अब आओ, जैसे कहता है कि यार कार्बे एनायन हमेशा इलेक्ट्रॉन का राजा होता है और वो चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन किसी को दें, हम इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करें। तो देने वाला लुईस बेस की तरह काम करता है। तो देखो ये नेगेटिव है, एसिड की तरह काम करता है। हाँ? देने में तो लुईस एसिड, नो, एसिड गरीब होता है। देखो ये देगा, ये H प्लस है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेटा ये जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। सेम ऐसे ही देखो, ये Cl है, ये L है, L माने निकलने वाला ग्रुप, लिविंग ग्रुप। मैं बताऊंगा लिविंग ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन अपना इस करीब को दे रहा है, प्लस वाले को दे रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना निकलेगा यहां से और इनके साथ बॉन्ड बना के लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा बेटा। लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा। देखो निकल गया। तो ये जो बोल रहा है ना, वो लुईस एसिड बेस की तरह रिएक्शन को बता रहा है।
बाकी हम लोग स्टेबिलिटी मैंने देखा ही, आपको पीछे लिख भी दिया है यहाँ कि माइनस आई माइनस आर मैंने माइनस एम हम लिख सकते हैं यहाँ पे और प्लस एम और हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस। तो अच्छा एक बात और है, जितना इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, जितना चार्ज का नेगेटिव चार्ज हमने बोला ना, जितना घूमेगा अपने दूर हो उतना स्टेबिलिटी होगा। तो नेगेटिव चार्ज का घटना स्टेबिलिटी को बढ़ाना होता है। तो ये आपका कहानी होता है। आगे चलिए, जैसे आपको मैंने अभी बताया, ध्यान दो थोड़ा सा, मैंने बोला ना कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। बेटा यहाँ एक कार्बन है, चलो थोड़ा कम तकलीफ में है ये। बेटा यहाँ दो कार्बन है, ज्यादा तकलीफ में आ गया, 2 प्लस आई आ गया, 2 प्लस आई आ गया। बोलो क्लियर है? यहाँ पर कितने लोग आ गए बेटा? 3। तो मुझे देने वाला नहीं चाहिए, मुझे लेने वाला चाहिए, खींचने वाला चाहिए, क्योंकि देने वाला उल्टा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? पहले वाले का, फिर दूसरे वाले। जहां सबसे कम कार्बन उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। यस सर, समझ में आ रहा है? जहां सबसे कम कार्बन, जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होता है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। अब इसके अंदर स्टेबिलिटी कौन सा है? मतलब ये है कि यहां मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर है ना भाई, ये भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो खींचेगा अपनी तरफ, और ये कम खींचेगा, ये कम खींचेगा। मतलब कि sp वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा और sp3 वाले की स्टेबिलिटी कम। ठीक है ना? समझ में आ गया? चलिए आगे आ जाइए। यहाँ आ जाओ, कुछ स्टेबिलिटी कुछ कंपाउंड में आ जाओ। बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर बेटा। ये वाला कंपाउंड जो है ना, ये वाला देखो, ये आपका डीलोकलाइज होगा, रिंग के अंदर भागेगा। मतलब ये है बेटा कि हियर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज, हियर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज। सो इफ नेगेटिव चार्ज विल डिक्रीज, तो बेटा स्टेबिलिटी विल इंक्रीज ना। If negative charge will decrease, stability. And one more thing, this is delocalized electron. जितना दूर घूम रहा है, This is delocalized electron. ये इलेक्ट्रॉन delocalized होता है। तो delocalized का मतलब घट रहा है ना नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ बेटा देखो, यहाँ पर देखो, ये आपका लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये भी क्या है? कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं बैठा रहेगा, क्योंकि कोई रेजोनेंस ही नहीं है इसके पास। बात समझ में आ गया? तो ये देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा? sp3 मिलेगा। तो पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा? sp2 वाले की ज्यादा और sp3 वाले का कम। मतलब ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 3। ठीक है? समझ में आ गया? डीलोकलाइजेशन को बाहर कर दो ना, इन लोगों को देखो। तो क्या कह रहा है बेटा? कह ये रहा है, ये कह रहा है कि जनरली रीअरेंजमेंट, जनरली कार्बन आयन डू नॉट अंडरगोज रीअरेंजमेंट। कह रहा कार्बन आयन का रीअरेंजमेंट जनरली नहीं होता, मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। तो ये सबसे मेन आपकी ये कहानी हो गई। कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलिए यहाँ आ जाइए। तो मैंने यहाँ पर पूरी कहानी मैंने समझा दिया। ये आपका कार्बन आयन की बात थी, ठीक है ना? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे फंडा। एक सवाल हम लोग करेंगे कार्बन आयन की, वो जरा देख लिया जाए। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ stability of carbon ion, stability of carbon ion in the following compound। अच्छा, in the following only। इसे A जो दिया है वो देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 minus, B will be CH3 CHCl CH2 minus,
नाउ सी CH3 ClCl CH2 माइनस, नाउ D बेटा CH3 फ्लोरीन फ्लोरीन CH2 माइनस. So firstly we'll see which one is electron donating is more less stable. So here this is plus I effect ना. बिल्कुल सर, बी वाला प्लस है. हाँ, तो A is very poor, less stable. उसके बाद आपको A is less stable, यहाँ पे A is less stable. और आगे बढ़िए, यहाँ देखो ये फर्स्ट कार्बन में, ये सेकंड कार्बन में आ जाओ. ये मान लो फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड है. अब DNP रूल पढ़े हो तुम लोग. यस सर. DNP में जब डिस्टेंस सेम हो जाता है तो नंबर देते हैं. तो डिस्टेंस सेम जब मिल जाएगा आपको तो तुरंत भाग जाना नंबर पे. नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि माइनस आई वाले लोग हैं, माइनस आई को इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी. बिल्कुल सर. तो देखो यहाँ पे ये दोनों दो दो हैं और यहाँ दो दो है, बट यहाँ पे मोर पावरफुल है ना भाई. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा आपका डी हो जाएगा. फिर उसके बाद सी कम खींचेगा और इसके पास एक ही Cl है, इसका मतलब बी हो जाएगा. तो ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, ये अपना स्टेबिलिटी कार्बन आयन का ऑर्डर हो जाएगा. बोलो समझ में आया? ये स्टेबिलिटी अपना क्या हो जाएगा, कार्बन आयन का हो जाएगा. बोले कोई दिक्कत, समझ में आ गया? तो ये चीजें होनी चाहिए, डिस्टेंस डिपेंडेंट वाली कहानी होनी चाहिए. दूसरी बात, अगर मान लो हम ऐसे दे दें, अगर ऐसे दे दें कि यहाँ CH2 माइनस है और यहाँ पर आपका क्या है, एक Cl है और ये CH2 माइनस है और यहाँ पर एक Cl है और यहाँ एक CH2 माइनस है और यहाँ पर एक Cl है. ये रिंग के अंदर कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है? समझ गया सर, समझ गया. ये रिंग के अंदर आपका कुछ नहीं है. तो ध्यान देना सर ये सारे लोग माइनस आई वाले हैं. सर दोनों ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, कोई रेजोनेंस नहीं है तो माइनस आई माइनस आई माइनस आई. और आपको एक बात पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा, जो क्या होता है, दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर. तो जितना दूरी कम होगी माइनस वाले की उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. सर दो क्वेश्चन आप रिपीट किया है. कहाँ पे रिपीट? वो Cl देखी जगह. अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेटा पे आना जाएगा. दिस इज मेटा पोजीशन, Cl सर. दिस इज मेटा पोजीशन, तो दिस इज माइनस. तो बेटा डिस्टेंस सबसे नियर, डिस्टेंस कम होगी तो इंडक्टिव पावर ज्यादा होगी, तो डिस्टेंस खींचने की पावर ज्यादा होगी, ताकत ज्यादा लगाएगा दूरी नजदीक से. तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये नजदीक में है, ये बी थोड़ा और करीब आ गया. और सबसे दूर से कौन खींच रहा है, सी वाला बेटा. ये तो इतना दूरी पर है ना और ये कम दूरी पर है, ये और कम है. तो जितना नियर होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा इफेक्ट शो करता है. तो ये माइनस आई वाले लोग हैं ना, तो माइनस आई वाले शो करते हैं. क्लियर है? तो ये कहानी आपका पूरा तैयार हो गया. आपका मैंने आपको फ्री रेडिकल तो पढ़ा ही दिया था, पूरी कहानी फ्री रेडिकल का, तो फ्री रेडिकल से कोई सोचना नहीं है. मैं आगे बढ़ता हूं कि कार्बोकैटायन, ठीक है ना, कार्बोकैटायन के बारे में बात करते हैं. तो कार्बोकैटायन जो है, ठीक है, तो ये आपका कार्बोकैटायन है. कार्बोकैटायन के केस में जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो आपको दिख रहा है बेटा. एक कार्बन का मतलब क्या होता है, ये भी आपका हेटेरोलेटिक क्लीवर से बनता है, इस पर प्लस चार्ज होता है. तो इसमें कितने सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा. तो क्या बन जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडेशन का बन जाएगा. आती है ट्राइगोनल बैकेंड ऑर्बिटल भी है क्योंकि खाली ऑर्बिटल इसके पास भी है. तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट होता है, गरीब होता है, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है. 6 कैसे, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन. हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है. ये गरीब है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है. ये लुईस एसिड भी होता है क्योंकि गरीब है, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है. और डायमैग्नेटिक का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में, इवन नंबर में.
vacant pz or atomic orbital is perpendicular which can be approached from the both side. If chiral product is obtained we get the racemic mixture. वो हम बताएंगे racemic mixture में कैसे. कहने का मतलब क्या है, इसका बात समझ लो कि सपोज करो कि ये वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, कोई अगर यहां से अप्रोच कर रहा है, इस जगह से कोई अगर यहां से अप्रोच कर रहा है, भाई करीब है ना, तो प्लेनर शेप में आ गया, तो अप्रोच दोनों तरफ से आ जाएगा. इधर से करेगा तो लिवो रोटेटरी में आ जाएगा, इधर से अप्रोच करेगा मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. तो जब क्लॉकवाइज होगा तो डेक्स्ट्रो और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लिवो, और उसी का मिक्सचर क्या कहलाता है, रेसमिक मिक्सचर कहलाता है. क्लियर है, समझ में आई ये बात. तो ये कैसे बनता मैंने आपको समझा दिया था. अब ये जो कार्बोकैटायन है वो बने कैसे मैं आपको पहले ही बता दिया था, और इसके जो टाइप होते हैं वो टाइप जरा देख लिया जाए. वैसे भी टाइप ऑफ कार्बोकैटायन, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन. तो यहां पर भी बेटा क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर वही सेम बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और एलाइलिक में आ जाओ कार्बोकैटायन. तो 1 डिग्री का मतलब एक कार्बन उससे अटैच हो जाए तो 1 डिग्री हो जाएगा. 2 डिग्री का मतलब 2 कार्बन अटैच हो जाए तो वो 2 डिग्री हो जाएगा. 3 का मतलब क्या होगा, जब उसके साथ 3 कार्बन अटैच हो जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा. 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन तो 3 डिग्री. बेटा बेंजाइलिक में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री. जब एक ही कार्बन है तो 1 डिग्री. जब यहाँ पर 2 लोग उससे अटैच हो जाएंगे बेटा CH3 हो जाएगा तो 2 डिग्री. और जब इस कार्बन से 3 लोग अटैच हो जाएंगे, इधर भी अटैच हो जाएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा. और ये एलाइलिक आपको पहले ही पता है, तो ये ज्यादा आपके फैक्टर में आता है एलाइलिक कार्बोकैटायन. तो ये सारे आपके क्या होते हैं, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन होते हैं. अब इसके बाद बेटा जो लेक्चर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर इसकी स्टेबिलिटी की बात हम लोग करते हैं. रिएक्शन तो हम लोग बाद में करेंगे, रिएक्शन की बात बाद में करेंगे. हम आपसे बात करेंगे कि स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की कैसे देखी जाती है. बोलो क्लियर है, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है कौन सा कम है. तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया. तो ये फैक्टर हम लोग लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ये इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत सारी चीजें. तो धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते चलिए.